आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये क्या कॉलेज है बताते हैं। एक्चुअली हमने ये तो पढ़ लिया कि इस ब्रह्मांड में जितने भी लिक्विड है ना, वो सब स्फेरिकल शेप अचीव करने की कोशिश करते हैं, सब स्फेरिकल अचीव करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यदि ग्रेविटी खत्म कर दी जाए तो सब एग्जैक्ट स्फेरिकल ही होंगे, सब एग्जैक्ट स्फेरिकल ही होंगे यदि ग्रेविटी खत्म कर दी जाए तो। इमेजिन करो ऐसे लिक्विड, यदि हम लिक्विड को ऐसी जगह ले जाए जहां ग्रेविटी ना हो तो सब स्फेरिकल ही होंगे, परफेक्ट स्फेयर। लेकिन आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। वो ये कि माना ये कोई सरफेस है, सॉलिड सरफेस। जब मैं किसी लिक्विड को इस सॉलिड सरफेस पे डालता हूं तो कुछ लिक्विड इस तरीके से आके कंफर्टेबल होते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं, ये ना लिक्विड है ना ये, और कुछ लिक्विड उसी सॉलिड सरफेस पर इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, यूं इस तरीके से, कुछ ऐसे कुछ ऐसे। ये लिक्विड ही है बेटा, अंदर इसके अंदर लिक्विड ही है ये। मतलब देखिए, यदि मैं उतना ही अमाउंट किसी लिक्विड का सॉलिड पे डालूं तो कोई ऐसे आके ठहरता है, कोई ऐसे आके ठहरता है। ये भगवान ने, जैसे फ्रिक्शन पेयर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है ना, कौन किस पे खिसक रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। तो ऐसे ही ये जो बिहेवियर है लिक्विड का, वो डिपेंड करता है कि कौन लिक्विड है किस सॉलिड के साथ टच में आ रहा है, कौन सा लिक्विड किस सॉलिड के साथ टच में आ रहा है। अच्छा, यदि मैं इस लिक्विड को ऊपर उठा दूं एनी हाउ तो ये ऐसा मिलेगा, उठाते ही सॉलिड से टच हटा दूं और इसको हटा दूं तो ये ऊपर ऐसे हो जाएगा। मतलब दोनों अपने अपने स्फीयर बना रहे थे, लेकिन जब मैंने इसको सॉलिड के साथ टच किया तो इसने ऐसे रिएक्ट किया, इसने ऐसे रिएक्ट किया। एक्चुअली ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझना। जैसे ये सॉलिड है और ये ऐसे था, दोनों ही ऐसे थे लेकिन लिक्विड अलग अलग है। जैसे आप ये मान सकते हो वाटर है और ये मान सकते हो आप मरकरी है ना। अब जब मैं इस सॉलिड को, ये सॉलिड है ये लिक्विड है, जब मैं इसको इस पे टच करूंगा तो आपको बताया था ना मैंने कि एक कोहेसिव फोर्स होती है, एक एडहेसिव फोर्स होती है। ये लिक्विड मॉलिक्यूल आपस में कोहेसिव फोर्स से बंधे हुए हैं, इसके लिक्विड मॉलिक्यूल आपस में कोहेसिव फोर्स से बंधे हुए हैं, है ना। इस लिक्विड को वाटर के मॉलिक्यूल अपनी ओर खींच रहे होंगे, जैसे जो बिल्कुल ही बॉटम पर है ये वाला, इसको वाटर के मॉलिक्यूल खींच रहे होंगे, इसको मरकरी के मॉलिक्यूल। लेकिन जब मैं इसको इसके पास लाऊंगा, जैसे टच करूंगा या इसकी रेंज में लाऊंगा, रेंज मतलब वही इंटरमॉलिक्यूलर वाली रेंज है ना, तो फिर सॉलिड के मॉलिक्यूल भी तो इस मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेंगे। अभी तो ये दूर है चलो, लेकिन जैसे ही मैं इसकी रेंज में लाऊंगा, टच करूंगा, ये टच भी नहीं करूं, 10⁻⁻⁹ की भी रेंज में ले आऊं, तो ये जो सॉलिड सरफेस है, मान लो ये ग्लास का सरफेस है, ये ग्लास है ना, कांच है, तो जैसे ही मैं करूंगा तो फिर सॉलिड के मॉलिक्यूलों का भी तो इंटरेक्शन इन मॉलिक्यूलों पे आएगा। तो अब सीधी सी बात है, यदि ग्लास के मॉलिक्यूल भी इस मॉलिक्यूल को प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे, है ना, तो वो उसे खींचने की कोशिश करेंगे, इसको खींचने की। तो वाटर मॉलिक्यूल जनरली इस सरफेस पे मतलब इस तरीके का बिहेवियर दिखाएगा ग्लास पे, लेकिन वही ग्लास मॉलिक्यूल मरकरी मॉलिक्यूल को उतना नहीं खींच पा रहा जितना। अच्छा एक मिनट सुनो, मेरा ये हाथ है, इधर से मान लो क्या कहते हैं, दिशा पटानी खींच रही है, इधर से मुझे मान लो और कोई हीरोइन बताओ, है ना, श्रद्धा कपूर खींच रही है, वो इधर से, इमेजिन तो कर ही लेता हूँ, कोई मुझे इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर। सपोज करो दिशा मुझे ज्यादा मोहब्बत करती है तो मैं इसकी तरफ हो जाऊंगा, श्रद्धा ज्यादा प्यार करेगी तो मैं इसकी तरफ हो जाऊंगा, सिंपल। तो जब ये मॉलिक्यूल है, ओके, इमेजिन करो एक ही, हालांकि एक ये और एक ये, तो जब मैं इसको रखूंगा तो इस मॉलिक्यूल को ये ज्यादा मोहब्बत कर जाता है, ये वाला ग्लास मॉलिक्यूल, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है, उसको खींच लेते हैं और ऐसे 2-4 मॉलिक्यूल को पकड़ लेते हैं और ये शेप बन जाती है। और ग्लास मॉलिक्यूल मरकरी को ज्यादा इतना प्यार नहीं करते, धर रख अपने मॉलिक्यूल, चल हमें नहीं चाहिए, तो वो इस तरीके की शेप ही अचीव करते हैं। और बताता हूं, यदि मोहब्बत बढ़ती चली गई, अभी बताऊंगा, यदि मोहब्बत और बढ़ गई तो ये शेप ऐसी भी हो सकती है, ये ऐसे भी बिखर सकता है, और यदि मोहब्बत और कम हुई तो ये शेप ऐसे भी हो सकती है। समझने की कोशिश करिए, यदि सॉलिड का उस मॉलिक्यूल के प्रति अट्रैक्शन, आकर्षण
ज्यादा है तो वो ऐसी बनाएगा, आकर्षण अट्रैक्शन कम हुआ तो ऐसी, और कम हुआ तो ऐसी, और बहुत कम हुआ तो इस तरीके की शेप बनती चली जाती है। और ये जो चारों लिक्विड है यदि मैं ऊपर उठा दूं तो चारों स्फीयर बन जाएंगे ऊपर। तो हर लिक्विड का सॉलिड के प्रति जो प्यार होगा वो आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट के रूप में दिखने लगेगा। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? यदि मैं जहां पर कांटेक्ट हुआ है, देखो ये वो पॉइंट है जहां पर लिक्विड ने सॉलिड को कांटेक्ट किया है, यहां तो नहीं है ना, ये तो नहीं है, यहां पे तो सिर्फ लिक्विड है ऊपर एयर है। ये वो लिक्विड है जहां लिक्विड ने सॉलिड को टच किया है। तो यदि मैं यहां लिक्विड की सरफेस पे टेंजेंट डालूं, है ना, और एक टेंजेंट लिक्विड के अंदर डालूं, तो ये जो एंगल बनता है ना, इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। यानी एक टेंजेंट आपको कहां डालनी है? लिक्विड के सरफेस पर। और सरफेस तो ये भी है, सरफेस तो ये भी है, नहीं, जहां ये कांटेक्ट कर रहा है सॉलिड को, कांटेक्ट तो ये है, या फिर ये भी है, यहां पर भी डाल सकते हो आप ये। तो एक ही जगह बनाए तो ज्यादा बेटर है। अगेन रिपीट करते हैं। अब की बार लिक्विड की सरफेस ऐसी है, यदि मैं यहां टेंजेंट डालता हूं, अब की बार क्योंकि सरफेस ऐसी है तो टेंजेंट ऐसी डलेगी, एक टेंजेंट इधर डाली तो ये वाला जो एंगल है इसको एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इस तरीके को। यहां ये एंगल ऑफ कांटेक्ट और कम हो गया, आप देख सकते हो, क्योंकि सॉलिड ने उसको और अपनी ओर खींचा है, अपनी ओर खींच दिया ढंग से, ठीक है, लिक्विड को, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट और बढ़ गया है। ये पहले तो आप इन फिगरों को समझिए कि एंगल ऑफ कांटेक्ट हर लिक्विड का हर सरफेस के साथ साथ अलग अलग हो जाता है। और ये सिंपल आर्गुमेंट है, सिंपल आर्गुमेंट है कि सॉलिड यदि लिक्विड को बहुत मोहब्बत करेगा तो ऐसा बनाएगा। अच्छा, इंडिविजुअली यदि मैं दोनों सबको खींच दूं तो सब अपनी अपनी सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल बने हुए। ये तो हमने सरफेस टेंशन पढ़ लिया। सरफेस टेंशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। लेकिन जब मैं इसको यहां रखूंगा तो उस लिक्विड मॉलिक्यूल पर सॉलिड का भी तो प्रभाव पड़ेगा ना, सॉलिड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी तो पड़ेगी, जिसे हम एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। यदि बढ़िया तरीके से सॉलिड ने रिएक्ट किया, सॉलिड ने खींचा तो ऐसा, थोड़ा कम प्यार किया तो ऐसा, और कम प्यार किया, या यूं कहिए इसमें तो नफरत ही कर ली। यहां पर एक बार दोबारा समझते हैं इसको। इस टाइप के लिक्विड ना आपस में बहुत प्यार करते हैं, उनमें कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा होती है, आपस में बहुत प्यार करते हैं, उनका किसी और के प्रति समर्पण खत्म हो जाता है। मतलब लिक्विड के मॉलिक्यूल, मरकरी मान लेते हैं, वो ग्लास के लिए रिएक्ट करते नहीं है ज्यादा, अपने मॉलिक्यूल ग्लास को देते नहीं है, ग्लास उन्हें खींच भी नहीं पाता, इतना हाईली अट्रैक्ट नहीं कर पाता जितना इन मॉलिक्यूलों को खुद मरकरी के मॉलिक्यूलों ने अपनी ओर अट्रैक्ट कर रखा है। तो जितना लिक्विड में सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, जितना, अच्छा सरफेस टेंशन ज्यादा मतलब खुद के सिकुड़ने की प्रॉपर्टी, खुद को प्यार करने की प्रॉपर्टी, जितना लिक्विड में खुद को प्यार करने की प्रॉपर्टी होगी वो ऐसा बिहेवियर दिखाएगा, खुद को प्यार करेगा तो। और यदि लिक्विड किसी और सॉलिड के प्रति उसका आकर्षण बढ़ जाए तो वो ऐसी शेप दिखाने लग जाएगी। तो इस ब्रह्मांड में ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 भी हो सकता है, 180, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन है। सुन लीजिए, मतलब इसको इधर, इस फिगर को इधर चलता चला जाऊं तो 0 आइडियल सिचुएशन, एक 180 इसे मान लीजिए। पर जनरली हमको 0 और 180 की सिचुएशन मैच मिलती नहीं है। 0 और 180 के बीच में जैसे ये वाला एंगल देखिए, ये जो एंगल है आप क्लियर कह सकते हो कि थीटा 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है। इस वाले एंगल को बोल सकते हो ये 90 से बड़ा है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। और यहां पर एक चीज और, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा फिगर 1 2 3 4 4 फिगर आपके सामने बन रहे हैं। जब चारों ऊपर थे तो स्फेरिकल ही थे, चारों स्फेरिकल थे, क्योंकि उस समय तो केवल सरफेस टेंशन बोर्ड थी। लेकिन जब उन्होंने सॉलिड को टच किया, मैंने इस लिक्विड को यहां रखा, इसको यहां रखा, तो सब अलग अलग तरीके से फैल गए सॉलिड पे फैल गए। सॉलिड पर फिर एक एंगल ऑफ कांटेक्ट दिखाया सबने, किस एंगल से कांटेक्ट में आए। तो अब मुझे बताइए, अपनी बुद्धि लगा के बताइए, और आप शायद बता दो कि मुझे ऐसा लग रहा है, पता ना, इसमें कौन सा वाला एग्जाम्पल 1 2 3 4 ऐसे आंसर करना है, कौन ज्यादा सॉलिड के टच में आया है, सॉलिड के संपर्क में कौन सा वाला लिक्विड का किस में ज्यादा सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आया है, क्लियर 1 में। तो हम बोलेंगे स्प्रेडिंग हो रही है इसमें। इस वाले में बोलेंगे लिक्विड इज इजीली टू स्प्रेड ओवर द सॉलिड। इस टाइप के लिक्विड सॉलिड पे इजीली स्प्रेड हो रहे हैं, इस टाइप के लिक्विड इजीली स्प्रेड नहीं हो रहे। यानी, और देखिए बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इधर की ओर जा रहे हैं तो कम होता जा रहा है। तो एक चीज आप बोल सकते हो, देखो एक चीज, 2-3 बातें। पहली बात, एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आज हम पढ़ रहे हैं
वो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन बोल सकते हो। जिस लिक्विड में अपनी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, अपनी सरफेस टेंशन माने खुद को प्यार करने की, खुद को प्यार करने की प्रॉपर्टी ये है, खुद को प्यार कर रहा है तभी तो सॉलिड की ओर बिखर नहीं रहा, सॉलिड को अपने मॉलिक्यूल नहीं दे पा रहा। जितना ज्यादा सरफेस टेंशन होगी उतना ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, आपको दिख रहा होगा यहां सबसे ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट है इसमें, है कि नहीं? तो सरफेस टेंशन ज्यादा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट, सरफेस टेंशन कम होती चली जाए, लूज होती चली जाए, ढीली होती चली जाए, सरफेस टेंशन कम 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 और कम, तो वो ऐसा बिहेवियर दिखाएगा। कई सारे फैक्टर है एंगल ऑफ कांटेक्ट को कंट्रोल करने के, लेकिन उसमें एक ये भी है। दूसरा सरफेस टेंशन, इसी में एक और चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग माने फैलना, फैलना, फैलना। बताना स्प्रेडिंग सबसे ज्यादा इसमें हो रही है ना, और इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट सबसे कम दिखाया है इन चारों एग्जांपल में। अब धीमे धीमे तसल्ली से देखिए, ये 90 से छोटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, 90 से बड़ा है, ये और बड़ा है 90 से, ये 90 से छोटा है और छोटा है। तो आप देख सकते हो सच लिक्विड उनको स्प्रेड करना थोड़ा आसान होगा, यानी ऐसे भी समझिए, चाहे इसे एंगल ऑफ कांटेक्ट के इनवर्सली मान लीजिए, चाहे सरफेस टेंशन के, जिनकी खुद की सरफेस टेंशन ज्यादा होगी उन लिक्विड को फैलाना आसान नहीं होगा। एक्चुअली ये बिहेवियर पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि कभी कभी हमें लिक्विड को स्प्रेड करना होता है, छिड़काव करना होता है, स्प्रे करना होता है। अब बताना यदि पेंट है, मुझे ब्रश चलाना है, ये रहा ब्रश, ठीक है, पेंट करने के लिए मुझे ब्रश चलाना होगा दीवार पे ऐसे, जब घर की रौनक बढ़ानी है ना। अब बताना यदि ऐसा, अब मुझे ऐसा लिक्विड, आपकी बुद्धि देखता हूं, ऐसा लिक्विड ऐसा पेंट कंफर्टेबल होगा या ऐसा लिक्विड कंफर्टेबल होगा? बताइए मुझे पेंट करने के लिए कौन सा लिक्विड कंफर्टेबल होगा? बिल्कुल ठीक स्वामी, और लोगों से भी आंसर चाहूंगा, बिल्कुल ठीक मन। तो सीधी सी बात है, ऐसा पेंट चाहिए ना मुझे, ये तो ब्रश, पहली बात तो ब्रश पे ही नहीं अटकेगा, चलो ब्रश पे जैसे ले लिया तो दीवार पे स्प्रेड नहीं हो रहा, दीवार पे स्प्रेड नहीं हो रहा, कितनी मुश्किल होगी पेंट करने में। मैंने कोई दवाई, डिटॉल है ना, डिटॉल है, डिटॉल मैंने लगाया, मान लो घाव इतना बड़ा है घाव, तो मैं चाहूंगा ना इजीली स्प्रेड हो, और मान लो मैंने जबरदस्ती, एक और चीज, लिक्विड मैंने जबरदस्ती स्प्रेड कर दिया, उसके अंदर सिकुड़ने की प्रॉपर्टी, तो वापस सिकुड़ जाएगा वो, तो तुम जबरदस्ती कर भी दोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्प्रेडिंग। और एक और वर्ड है आपको, वेटेबिलिटी, वेटेबिलिटी, गीला करने की क्षमता, गीला करने की क्षमता। जब ये लिक्विड इस पर फैला ज्यादा है तो गीला भी ज्यादा ही किया होगा उसने, सॉलिड को गीला कर दिया होगा, इसने थोड़ा कम गीला किया होगा सॉलिड को, इसने और कम किया होगा, इसने बहुत ही कम किया होगा गीला। यानी हम जनरली क्या क्राइटेरिया रखते हैं, गीला तो लगभग सब कर रहे हैं, लेकिन इसने सबसे कम गीला किया होगा, सोचो इसका कॉन्टैक्ट एरिया भी कम है, एंगल ऑफ, सॉरी, इसका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो ज्यादा है, लेकिन कॉन्टैक्ट एरिया, सॉलिड के साथ चिपकने के जो एरिया है वो तो कम हो गया ना। गीला, वेट, वेट एबिलिटी, गीला एबिलिटी। तो जनरली इस टाइप का, जिनका थीटा 90 से कम होता है, दैट इज जिनका थीटा 90 से कम होता है, तो हम बोल देते हैं सच सॉलिड, सच लिक्विड, सॉरी, सच लिक्विड इजीली वेट, इजीली वेट द सॉलिड सरफेस, सॉलिड सरफेस को आसानी से गीला कर लेंगे। लेकिन जिनका थीटा 90 से बड़ा होगा वो आसानी से गीला नहीं करेंगे, और कभी कभी तो गीला ही नहीं करते। जैसे मरकरी में डालोगे ग्लास में, निकालोगे तो मरकरी की दीवारों, वो ग्लास की दीवारों पे मरकरी टच होता ही नहीं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन। आराम से तसल्ली से घर पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मे बी पॉसिबल ये चीज है नोट्स में नहीं हो, ये वाली पहली लाइन। और एक और चीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होती है। टेम्परेचर मतलब ये कोई अंगद का पाव नहीं है कि डट गया, यदि मैं टेम्परेचर बढ़ाने लग जाऊं तो ये बताइए, एंगल ऑफ कांटेक्ट मैंने क्या लिखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर या सरफेस टेंशन के। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये घटने लग जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये ऐसा, और बढ़ाऊंगा तो ये ऐसा होने लग जाएगा। अच्छा मेरे पास एक मिनट, एक काम करते हैं, एक डेमो देते हैं, एक छोटा सा डेमो, ज्यादा तो, ये मैंने अपना पुराना सा मोबाइल ले रखा है, ये पीछे मेटल सरफेस है, थोड़ा उसे क्लीन कर लेता हूं, है ना। ये मेरे पास पानी है, दिख पाए, अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि कैमरे में आएगा कि नहीं, ये पानी है, मैं इसको एक ड्रॉप डाल रहा हूं, कुछ दिख रहा है बेटा कैमरे में? एक मिनट, एंगल ऑफ कांटेक्ट कुछ कौन सा फिगर से कंपेयर हो रहा है? 1 2 3 4,
कुछ कुछ दिख रहा है? आप बताइए कौन से फिगर से मैं थोड़ा दूर पाऊं? बस यही है कि डीएसएलआर नहीं है मेरे पास। हाँ, 2 से मैच कर रहे हैं ना, 2 से मैच, यानी पानी अच्छा मेरे पास मरकरी भी था पहले, लेकिन साला पता नहीं कहां हो गया, आज मिला ही नहीं। मेरे पास एक कभी मेरे पास थर्मामीटर टूट गया था, तो उसके अंदर मरकरी निकला था, उसे डिब्बे में मैंने रख लिया। इतना रईस आदमी नहीं हो कि मैं मरकरी खरीद लूं। तो वो ये इस तरीके से। अभी देखना, अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं। मेरे पास ये डिटॉल भी है, डिटॉल। मैं इसको ड्रॉपर में भरूंगा और यहां डालूंगा, उससे कंपेयर करेंगे, है ना। रुको 1 मिनट आराम से, फिर एक और एक्सपेरिमेंट दिखाऊंगा। ये रहा डिटॉल, ये मैंने थोड़ा सा भर लिया है ना। अब देखिए ये पानी दिख रहा है, पानी से कंपेयर कर पाए तो इसके बगल में एक ड्रॉप, देखिए देखिए, है ना। ये कैसा लिक्विड है? ये किस टाइप के कैटेगरी में रखोगे? 1 2 3 4 जल्दी बोलो। 1 2 3 4, ये 1 में आ गया। ये इजीली स्प्रेड होता है डिटॉल। डिटॉल का लिक्विड चुना ही ऐसा जाता है कि इजीली स्प्रेड हो, घाव पर ऐसा ना हो सिकुड़ जाए। तो आपको दिख रहा है ना, लेकिन अच्छा थोड़ा थोड़ा डोम दिख रहा है नहीं इसका, ऐसा नहीं है कि परफेक्शन हो। क्या थोड़ा थोड़ा डोम दिख रहा है डिटॉल का? थोड़ा थोड़ा डोम फील हो रहा है ना। अच्छा चलिए, ये दूसरा पानी है। अब मैं एक काम और कर रहा हूं, एक और काम कर रहा हूं। ये मेरे पास, मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्रीस लगाऊंगा, फिर पानी देखेंगे, है ना। देखो ये पानी है, एक बार आपके सामने पानी फिर से डाल देता हूं। ये एक बार ये पानी डाल दिया मैंने, एक और बूंद, है ना। अब मैं थोड़ा सा ग्रीस लगाऊंगा, फिर मैं बिहेवियर, ये मेरे पास ग्रीस। अब आप कहोगे बोरो प्लस में ग्रीस कैसे? इसकी कहानी बाद में बताऊंगा। एक्चुअली मैंने इसमें पीछे से काट के इसका पोस्टमार्टम करके सर्जरी करके अंदर से ग्रीस भर दिया है, ताकि मुझे कभी कभी जरूरत पड़ती है तो ये निकल सके। बहुत थोड़ा सा मैंने ग्रीस लिया। अब मैं इस सरफेस को थोड़ा ग्रीसी कर देता हूं, इधर थोड़ा सा ग्रीसी एरिया कर दिया, ठीक है। 1 मिनट, ग्रीसी मतलब थोड़ा सा पोर्शन ग्रीसी है। अब मैं वही पानी डालूंगा, पता नहीं कैमरे में आएगा या नहीं आएगा, पर मैं अपनी कोशिश करूंगा। अब आप देखिए इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट पानी का पहले से बढ़ चुका है। ओए होए, एंगल ऑफ कांटेक्ट, वो तो दोनों बूंदें मिल गई, ठीक है। 1 मिनट, ये देखिए दोबारा, आप देख रहे हो बेटा, एंगल ऑफ कांटेक्ट इसका थोड़ा सा ज्यादा है। मेरे पास मरकरी नहीं था, यदि मैं मरकरी रखता, फील कर लीजिए, जब सर ने इतना सच दिखा दिया, मरकरी इस तरीके का रिएक्ट करता इसी पे। चलो बहुत है, बहुत है, कोई नहीं, इतने से आपको फील आ गया होगा कि एंगल ऑफ, इसको भी स्टडी करना क्यों जरूरी है। 1 मिनट, मैं अपना सामान सट्टा जोड़ लेता हूं। अच्छा मैं एक और चीज बताता हूं, जो लिक्विड इजीली स्प्रेड होते हैं, हम जितने भी जैसे पेंट बनाने वाले, दवाई वाले, वो इस बात का ध्यान रखते हैं जैसे सेवलॉन बनाओ तो इस टाइप का बने, इजीली स्प्रेड हो जाए घाव पर, ऐसा ना हो घाव पे लगाए वो सिकुड़ जाए। पेंट ऐसा बनाने की कोशिश होती है, चेष्टा होती है, इजीली स्प्रेड हो, कंफर्टेबल हो। और जो इजीली कंफर्टेबल होगा, ध्यान रखना उसकी बताइए उसकी सरफेस टेंशन कम होगी ज्यादा? इन चारों लिक्विड में सबसे कम सरफेस टेंशन इसी की होगी। और जिसकी सरफेस टेंशन कम होती है, सुन लो, उसको फैलाना आसान होता है ना, उसका एरिया फैलाना आसान होगा, उसमें एरिया को कम करने की प्रॉपर्टी कम होगी, इसलिए उनकी बबल्स भी अच्छे बनते हैं। ध्यान रखना, इसको मैं हिलाऊं तो इसमें बहुत सारे बबल्स बनेंगे, बहुत सारे बबल्स बनेंगे, क्योंकि बबल्स बनने का मतलब एरिया बनना होता है। तो बबल्स बनते ही उनके जिनकी सरफेस टेंशन कम हो। बहुत सारे झाग बन चुके हैं, देखो यहां पर बहुत सारे झाग बन चुके हैं यहां, ये ध्यान रखना हमेशा। और बताना झाग कब बनते हैं? पानी को हिलाओ तो झाग नहीं बनते, लेकिन जब हम उसमें डिटर्जेंट डाल देते हैं तो उसमें बहुत सारे झाग, बबल्स बनते हैं। यानी डिटर्जेंट एक ऐसी इंप्योरिटी है जो उसका सरफेस टेंशन कम कर देते हैं पानी की। यानी जो पानी ऐसा बिहेव करेगा वो पानी ऐसा बिहेव करने लग जाएगा। चलिए अभी समझाऊंगा, धीमे धीमे समझ जाओगे। पहले तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि यहां तक तो समझ में आया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या चीज है, छूने की, सॉलिड की, और तीनों सबको बाहर निकाल लूंगा तब स्फेरिकल हो जाएंगे। और ये बिहेवियर सब लिक्विड का हर सरफेस से अलग अलग है। अब मैंने यहां लिया,
डिटॉल अच्छे से फैला हुआ है, अच्छे से फैला हुआ है। मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूं, है ना, ये देखिए ऊपर से डिटॉल का फैलने का तरीका, पानी का फैलने का तरीका, और एक ग्रीस पर जो पानी, अच्छा ग्रीस वाले एरिया को देखना, पानी सरकेगा ज्यादा, उसको गीला नहीं करेगा, है ना, ये उसको गीला, चलो कोई नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं ना। हाँ क्या बता रहा था मैं, एक मिनट इसको। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन आपके लेवल, क्या 11th लेवल में, एकेडमिक लेवल में बनते हैं, बस मैं उतनी बात करूंगा। दूसरी बात देखिए, जब इसको क्यों पढ़ा जाता है, क्यों पढ़ा, कि इस प्रॉपर्टी को पढ़ना क्यों जरूरी होता है, कि ताकि केमिकल बनाने वाली कंपनी कहीं ऐसा ना हो ऐसी दवाई बना दे, डिटॉल ऐसा बना दे, पेंट ऐसा बना दे, ठीक। अब यहां पर एक क्वेश्चन सुनिए, पानी जनरली कॉटन पर डालोगे तो ऐसा बिहेव करेगा, ऐसा, लेकिन पानी को यदि किसी कमल की पत्ती पर रख दोगे, कमल या ग्रीसी सरफेस पर रख दोगे, तो वो पानी भी ऐसा हो जाता है, ध्यान रखना, मेरी बात समझना। पानी को यदि किसी ग्रीसी सरफेस पर या कभी कमल की पत्ती होती है ना, उस पर रख दोगे तो वही पानी ऐसा रिएक्ट करेगा, और वही पानी यदि किसी कॉटन तौलिया में रख दोगे तो ऐसा देख करेगा। वो डायपर बनते हैं ना बच्चों के, ऐसे मेटल के बनते हैं कि वो ऐसा सूख ले, उसको एब्जॉर्ब कर ले। अब सुनिए, जब हम बर्तन, ध्यान रखना, यानी पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट फिक्स नहीं है कि वो हमेशा ऐसा बनाएगा, डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ टच में है। तो ध्यान रखना, एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द सॉलिड एंड लिक्विड इंटरफेस, कौन सॉलिड है कौन लिक्विड है। पानी हर जगह ऐसा नहीं बनाएगा, पानी हर जगह ऐसा भी नहीं बनाएगा, पानी ऐसा भी बना देता है, कहीं ऐसा भी बना देता है, ऐसा भी बना देता है। अब देखिए, जो ग्रीसी सरफेस होते हैं, जैसे बर्तन चिकनाई होगी, तेल लगा हुआ होता है, उन पर जब पानी डालते हो तो आप देखते होगे चिकनाई जाती नहीं है, पानी इस तरीके से रहता है। जब मम्मी बर्तन मांजती होंगी ग्रीसी, है ना, तो केवल नॉर्मल पानी से बर्तन क्यों नहीं धुल पाते, ग्रीसी सरफेस, उसका रीजन है, जब पानी उस ग्रीस पर रुक ही नहीं पा रहा तो उस ग्रीस को खींचेगा कैसे, उस ग्रीस को धोएगा कैसे, उस ग्रीस से कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा, उस ग्रीस को गीला ही नहीं कर पा रहा, चिकनाई को, ग्रीस को, उसको धोएगा कैसे। ऐसे ही कॉलर में जनरली ग्रीस बहुत इजीली लग जाती है, जब गंदे कपड़े होते हैं, थोड़ा चिकनाई आ जाती है, तो उन्हें धोना, साफ नॉर्मल पानी से धोना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि पानी वहां ग्रीसी सरफेस पे ऐसा रिएक्ट कर रहा है। फिर हम डालते हैं डिटर्जेंट। सुनिए, डिटर्जेंट डालते ही पानी की सरफेस टेंशन काफी हद तक कम हो जाती है। तो सुन लीजिए, पानी की सरफेस टेंशन काफी अच्छी खासी होती है, सबसे अच्छी नहीं होती लेकिन काफी अच्छी होती है। लेकिन जब हम उसमें सोप, बिम, डिटर्जेंट डालते हैं तो पानी की सरफेस टेंशन ऐसे से ऐसे हो जाती है एकदम से। तो फिर वो पानी जो डिटर्जेंट वाटर है, वो पानी नहीं रहा, वो तो डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो गया ना, सोप सॉल्यूशन हो गया वो तो वो पानी नहीं रहा, वो सोप सॉल्यूशन हो गया। अब वो ग्रीसी सरफेस एरिया पे भी रुक जाता है, स्प्रेड हो जाता है, फैल जाता है, इसलिए कपड़े धोना, बर्तन धोना आसान हो जाता है। इससे पहले भी आपके सामने क्वेश्चन आया होगा कि व्हाट इज द मतलब कपड़े का धुलने का प्रोसीजर बताइए, तब आपने केमिस्ट्री का जवाब दिया होगा कि इसकी मॉलिक्यूल की शेप ऐसी होती है। हाँ, ये भी सच है, इस तरीके से भी आंसर दे सकते हो। लेकिन जब आप फिजिक्स में बात करोगे, फिजिक्स के स्टैंडर्ड से, इस टॉपिक के लिहाज से, तो ऐसे भी आंसर देंगे और ऐसे ही देना है कि जब पानी ग्रीसी सरफेस पे होता है तो वो इस तरीके का रिएक्ट करेगा, पानी स्प्रेड ही नहीं होगा, जब ग्रीस पे रुकेगा नहीं तो धोएगा कैसे उसको। लेकिन जैसे हम उसको डिटर्जेंट मिला देते हैं, विम बार मिला देते हैं, तो वो पानी ऐसे होने लग जाता है, उस सरफेस को गीला करने लग जाता है। मैंने कहा ना, जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होता है तो वो उसको गीला करने लगेंगे, जब गीला करने लगेगा तो उसे धोएगा भी। आया समझ में? यही आंसर देना है और कुछ सोच नहीं है। और अभी एक और चीज, यदि मैं पानी में डिटर्जेंट डाल दूं और पानी को गर्म कर दूं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, सर्फ टेम्परेचर के इनवर्सली। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट और कम हो जाएगा, तो जो पानी डिटर्जेंट सॉल्यूशन ऐसा हो गया था वो अब ऐसा होने लग जाएगा। जो पानी में डिटर्जेंट डाली तो ऐसा हो गया, और पानी में डिटर्जेंट भी डाल दिया और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया तो वो पानी ऐसा हो जाएगा, तो और आसानी से धोएगा कि नहीं धोएगा। तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, तो डिटर्जेंट डाल के क्यों आसान हो जाता है और गर्म पानी करने से क्यों आसान हो जाता है। आपने देखा होगा, मम्मी को भी देखा होगा, गर्म पानी से चिकनाई जल्दी क्यों निकलती है, बिकॉज जितना एंगल कम हो जाएगा उसकी वेटेबिलिटी बढ़ जाएगी, इजीली उसको गीला करेगा, उसको धोएगा। क्योंकि फिर आप एक बार बताओ, जब उसे चिपक जाएगा पानी फ्लो में अपने साथ उसको ले जाएगा, खत्म।
उस चिकनाई को ले जाएगा भाई, उसके साथ कांटेक्ट दिखाएगा, अट्रैक्शन दिखाएगा, सॉलिड के साथ इंटरेक्ट करेगा, ग्रीस के साथ इंटरेक्ट करेगा, है ना, एडहेसिव फोर्स बनाएगा, निकल लेगा उसके साथ। तो पहले मुझे बताइए ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? सिंपल से क्वेश्चन पूछे मैंने, कपड़े कैसे धुलते हैं, आपको ये फिजिक्स समझाइए, बर्तन कैसे धुलते हैं, है ना, उसमें सरफेस टेंशन या एंगल ऑफ कांटेक्ट का क्या रोल होता है, वो ये होता है। फिर इस लगे हाथ ये भी क्वेश्चन बोले कि एंटीसेप्टिक और ये जो दवाइयां बनती है उनको ऐसा बनाने की प्रेफरेंस दी जाती है, इस तरीके का केमिकल यूज करो। अब आज ये एक और चीज, हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को एक और तरीके से पढ़ सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, यदि मैं इसमें लिक्विड डालता हूं तो लिक्विड ऊपर से ऐसे भी शेप दिखा सकता है। ध्यान रखना, लिक्विड जो टॉप सरफेस होती है वो ऐसी दिखा सकती है, और जो टॉप सरफेस है वो ऐसी भी सरफेस दिखा सकती है। बिल्कुल ध्यान रखना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ कि यहां जो मॉलिक्यूल रहते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल, सॉलिड भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा होता है, थोड़ा बहुत एयर मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वेट भी लग रहा होता है ऐसे यहां। तो यदि अब मैं एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन तो सुनिए, एक टेंजेंट आपको यहां डालना है और एक टेंजेंट यहां डालनी है, ऐसे ही वहां किया था मैंने, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। एक टेंजेंट सॉलिड पे डालनी है, एक टेंजेंट लिक्विड सरफेस पे डालनी है, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। वही डेफिनेशन है, वही मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट हो सकता है, कोई टीचर आपको ऐसे पढ़ाए, मैं ऐसे पढ़ा दिया तो इसका मतलब ही नहीं ऐसे भी पढ़ा जा सकता है। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम है और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा है। हमारे पास ऐसे भी लिक्विड मौजूद है जो ऐसा बिहेवियर दिखाते हैं। मरकरी जब डाला जाता है, अच्छा आज के बाद आपके दादा दादी किसी का ब्लड प्रेशर चेक हो जिसमें मरकरी ऊपर जाता है, उसका टॉप, उसका चेक करना टॉप, बिल्कुल दिखेगा ऐसा, बिल्कुल दिखेगा मरकरी। यदि अब आप इस नजर से देखोगे तो वो एक ट्यूब होती है ना, उसमें मरकरी चलता है, ट्यूब पंप करते हैं, है ना, तो उसका टॉप देखना वो ऐसा दिखेगा। अच्छा एक मिनट, एक कंफ्यूजन, ये वाला थीटा नहीं लेना, ये वाला नहीं लेना, वो वाला थीटा लेना है जिसमें लिक्विड खुद शामिल हो। इसमें लिक्विड शामिल नहीं है ना इस थीटा में, इस थीटा में लिक्विड तो है ही नहीं, लिक्विड का सॉलिड के साथ कांटेक्ट, लिक्विड सरफेस का सॉलिड के साथ कांटेक्ट, यहां पे भी दिखा सकते हैं। अच्छा एक शब्द और बोलते हैं, इधर जहां वो कांटेक्ट करता है जिसकी वजह से लिक्विड की शेप थोड़ी सी स्फेरिकल हो जाती है या कर्व्ड हो जाती है, एक और वर्ड है हम तो नहीं यूज करेंगे ना, लिक्विड मेनिस्कस। मेनिस्कस उसकी स्पेलिंग में थोड़ा मुझे हमेशा डाउट रहता है तो मैं लिख ही नहीं रहा, लिक्विड मेनिस्कस, ये जो शेप जनरेट हो जाती है किनारों पर, कॉर्नर पर। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसे भी बन जाता है, लेकिन डेफिनेशन नहीं बदलेगी, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा। जिसका थीटा 90 से छोटा होगा वो एंगल ऑफ कांटेक्ट यदि लिक्विड का सॉलिड के साथ 90 से कम हुआ तो वो लिक्विड सॉलिड को मोहब्बत करता है, और ये लिक्विड सॉलिड को नफरत करते, चिपकते नहीं आसानी से। ठीक है, चलिए इसमें तो इतना ही था। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, थोड़ा अजीब सा लगेगा पर सरफेस टेंशन के लिहाज से आंसर देंगे कि हमें हॉट सूप क्यों अच्छा लगता है इन कंपेरिजन टू ठंडा सूप। आपको ठंडा सूप दिया जाए, गर्म सूप दिया जाए, तो उसका सीधा सा जवाब है, अभी मैंने बताया था ना कि एंगल ऑफ कांटेक्ट, मिट गया मुझे ध्यान नहीं रहा, एंगल ऑफ कांटेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस टेंशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेट एबिलिटी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बताइए जब गर्म सूप होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कम होगा। तो यानी अब इसे सॉलिड मत मानिए, इसे जीभ मान लीजिए, जीभ, जीभ पर जब आप गरम गरम सूप रखोगे तो वो स्प्रेड ज्यादा होगा ना, इस टाइप का बिहेवियर दिखाएगा सूप जब गरम गरम होगा। तो जब इस तरीके से जीभ पर ज्यादा स्प्रेड होगा, इजीली स्प्रेड होगा, कंफर्टेबली स्प्रेड हो जाएगा, तो जीभ पर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो ज्यादा एरिया के एक्टिव होंगे ना, और आपका स्वाद दिमाग तक ले जाएंगे। ध्यान रखना, सिग्नल मिलते दिमाग को कि इसका ये स्वाद है। और जब थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा सूप तो वही सूप ऐसा या ऐसा हो जाएगा, जीभ पर फैलता नहीं आसानी से, इसीलिए गर्म सूप हमें टेस्ट लगता है। गरम गरम चाय, गरम गरम कुल्हड़ वाला दूध, इसलिए टेस्ट लगते हैं। अब इसमें ये चुल मत करना सर, कोल्ड ड्रिंक थम्स अप तो ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, उसका रीजन सुनना, दूध, चाय, सूप, ये सब अपने लिक्विड बिहेवियर की वजह से टेस्ट देते हैं, थम्स अप अपने गैस बिहेवियर का टेस्ट देती है। समझना मेरी बात, एक बार गैस निकाल देना कोल्ड ड्रिंक को, ना वो गर्म अच्छी लगेगी ना ठंडी अच्छी लगेगी। तो इसको कोल्ड ड्रिंक के साथ मत कनेक्ट करना, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में गैसियस बिहेवियर वो हमें टेस्ट देता है, जो उसके अंदर गैस इन्वॉल्व है वो टेस्ट देती है, ना कि लिक्विड। इज इट ओके? आई थिंक ये ओके हो गया ना। आइए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं।
टॉपिक है कैपिलरिटी। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज और बता सकते हैं, लेकिन मैं बता नहीं रहा हूं कि इस पर बहुत सारी फोर्सेस बनती है, लेकिन वो हमें ना एकेडमी में नहीं, कभी मैं बड़ा स्टार बन गया ना, मेरे पास बच्चे आने लगे कंपटीशन के, तो मैं पक्का वो भी बताऊंगा। अभी तो मेरे पास आप ही लोग, गिने चुने लोग, और केवल एकेडमी हम पढ़ रहे हैं, तो इतना इतना भी नहीं डिटेल में जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जब भी आप कहीं कंपटीशन लोगे, क्लास लोगे, तो आप बहुत कंफर्टेबली कनेक्ट हो जाओगे वहां पर। अब देखिए, अब आज एक टॉपिक है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी गूगल करना, ठीक है, मैं बता देता हूं, मतलब गूगल करना फिगर और इमेजेस के लिए। कैपिलरिटी को यदि समझना है तो पहले कैपिलरी ट्यूब समझते हैं। ये क्या होता है कैपिलरी? शायद हमने पहली बार ये शब्द सुना है। कैपिलरी ट्यूब वो होती है एक ऐसी ट्यूब मतलब ये जो दोनों तरफ से ओपन हो, इधर से भी हो इधर से भी, मतलब इधर से भी लिक्विड डाला जा सके, इधर से भी डाला जा सके, लेकिन इसका जो डायामीटर हो, ये या रेडियस हो, बहुत पतली हो, एमएम में हो, उसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब। यानी ये जो रेडियस है, ये अ ट्यूब ऑफ वेरी वेरी फाइन बोर, मतलब आपकी सोच से भी पतला। पता है हिंदी में क्या बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब को? हिंदी में सुन लो, कोई नहीं, केश नलिका। नलिका मतलब वही ट्यूब, केश माने बाल, ऐसी नली जिसमें केवल आपके बाल जा पाए, 1 2 3 या 4 बाल जा पाए, बस इतनी ही मोटाई हो उसकी। इज इट ओके? ऐसी ट्यूब आपको जनरली देखने को आपकी किचन में नहीं मिलेगी। हाँ, लैब में मिल जाएंगी, लैब में तो होती है, मेरे पास भी थी, वो टूट गई, एक्चुअली 2 थी, वो मिल नहीं रही, और मरकरी वो सब एक जगह रख रखे थे मैंने, अब मैं रख के भूल गया हूं, लेकिन कभी मिला तो दिखाऊंगा जरूर, ठीक है। बड़ा मजा आता है इनके एक्सपेरिमेंट करने में। तो कैपिलरी ट्यूब पहले समझिए। कैपिलरी ट्यूब वो कांच की बनी होती, अच्छा कांच का बना होना जरूरी नहीं है, सॉरी, लेकिन जो मेरे पास थी वो कांच की बनी हुई थी। एक ऐसी ट्यूब जिसकी रेडियस, अ ट्यूब ऑफ वेरी 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 फाइन बोरिंग होती है ना, उससे बना है बोरिंग, जिसकी रेडियस बहुत पतली हो, है ना। हाँ, थोड़ा बहुत अंतर चलेगा, जैसे किसी की रेडियस है मान लो 1 mm, किसी की 2 mm, इतना चलेगा, 1 mm 2 mm 3 mm इतना, लेकिन बहुत बड़ी पाइप हो जिससे आप पौधों को पानी देते हो, वो कैपिलरी ट्यूब नहीं बोली जाएगी। क्लियर है? यानी यदि इस चलिए, अब ये तो हो गया कैपिलरी ट्यूब क्या होता है। अब एक होता है कैपिलरिटी एक्शन, वो क्या चीज है वो सुनिए। ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले समझिए, फिर डेरिवेशन भी आसान हो जाएगा। कैपिलरिटी एक्शन, यदि मान लो ये एक, मान लो ये पानी है और इसमें मैंने कैपिलरी ट्यूब डाल दी, जितनी बड़ी बनाई है उससे भी कहीं पतली होगी, पर इससे ज्यादा पतली बनाऊंगा तो मैं अपना मैसेज आप तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। सपोज करो इसको मैंने डिप किया, ठीक है, और ऊपर से भी ओपन है नीचे से भी ओपन है, ये डिप कर दिया इसमें। सपोज करो इसके अंदर ये वाला लिक्विड फंसा हुआ है, कौन सा वाला? ये वाला, जिसकी टॉप वाली सरफेस ऐसी है शेप। बताना इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसा है, 90 से बड़ा है या छोटा? जल्दी बताइए आप। मैं ये कभी कभी इसलिए पूछता हूँ कि आपको कैमरे में आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा। ये वाला लिक्विड का एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटा है, ठीक है। तो पता है यदि ये लिक्विड ऑफ, जैसी मैं इसे कैपिलरिटी को यहां डालूंगा, इस कैपिलरी ट्यूब पर डालूंगा, और उसकी शेप यदि पानी के अंदर ऐसी बन रही है, अंदर ऐसी शेप बन रही है, विद इन 0.5 सेकेंड आपकी पलक झपकाओगे, देखोगे ये लिक्विड ऊपर आ चुका है? ये लिक्विड ही ऊपर आ गया। हमने यहां, मतलब बाकी जगह पानी नीचे है, ये अपने आप ऊपर उठ जाएगा, अपने आप, ना कोई मोटर लगाई, ना आपने स्ट्रॉ की तरह सुट्टा मारा। एक तो होती है स्ट्रॉ, अच्छा स्ट्रॉ से भी पतली, स्ट्रॉ तो बहुत मोटी है इसके सामने। स्ट्रॉ डाल देना कोल्ड ड्रिंक में, उसमें लिक्विड ऊपर आता है क्या अपने आप? नहीं आता ना, सुट्टा मारते मुंह लगा के तब आता है ऊपर। लेकिन इसमें तो है ना, पानी डालोगे, कोल्ड ड्रिंक का मुझे नहीं पता एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या बनेगा। यदि कोल्ड ड्रिंक का एंगल ऑफ कांटेक्ट ऐसा बनेगा तो कुछ हाइट तक ऊपर आ जाएगा, कुछ हाइट तक, ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही उबल उबल के बाहर निकलेगा। ये कहलाता है कैपिलरिटी एक्शन, है ना कमाल। हम आज इसकी वजह ढूंढेंगे, ये तो कमाल हो गया यार। और यदि मान लो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस थोड़ी सी मोटी कर दी, थोड़ी सी, मतलब कैपिलरिटी वर्ड जीवित रहना चाहिए, थोड़ी सी मोटी बनाई है मैंने, दिख रहा है ना थोड़ी, तो इसमें भी उठेगा लेकिन थोड़ा कम हाइट तक उठेगा।
मतलब कायदे से जिस लिक्विड को वही होना चाहिए वो ऊपर क्यों उठ जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज, कैपिलरिटी राइज, कैपिलरी राइज, कैपिलरिटी एक्शन। एक होता है इस टाइप की लिक्विड, ये वो वाले थे जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटे थे, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से छोटे थे तो वो लिक्विड ऊपर उठ जाते हैं। एक और फिनोमेना होता है कैपिलरिटी में, यदि मान लो मैंने कैपिलरी डाल दी, यही कैपिलरी ट्यूब, और मरकरी में डाल दी, मरकरी वाली ट्रे में, ये तो पानी की ट्रे थी, मरकरी में ना लिक्विड की शेप ऐसे आएगी, ये मरकरी है, ठीक है। आप ट्यूब को डिप करोगे, डिप करोगे, विद इन पलक झपकाते ही ये मरकरी अपने नॉर्मल लेवल से नीचे आ जाएगा, है ना कमाल की बात। मतलब लिक्विड केवल कैपिलरी ट्यूब में उठते उठते नहीं है, नॉर्मल लेवल से गिर भी जाते हैं। लिक्विड ये रहा, मतलब मरकरी ये रहा, ऊपर एयर है, ये एयर है, इसके ऊपर एयर है, एयर है, नीचे वही लिक्विड है जो खींच लिया है इसने। ये कैसे हो गया यार। और यदि कैपिलरी ट्यूब मैंने थोड़ी सी मोटी रख दी तो गिरेगा, लेकिन इतना नहीं गिरेगा, गिर जाएगा ऐसे, थोड़ी सी मोटी। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे, लेकिन ऐसा उनमें होगा जिनमें थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट यदि 90 से बड़ा हुआ तो ये कैपिलरिटी फॉल दिखेगा, और 90 से छोटा हुआ तो कैपिलरी राइज दिखेगा। और यदि 90 हुआ तो कुछ नहीं होता, सॉरी इतना बड़ा नहीं, यदि मान लो फ्लैट लिक्विड है तो कुछ नहीं होगा, कैपिलरी में भी कुछ नहीं होगा, सब लेवल में मिलेगा, सब ध्यान रखना, जिस लेवल पे ये होगा उसी लेवल पे ये होगा। यदि ये फ्लैट है, थीटा 90 है, तो फिर कुछ नहीं ऊपर चढ़ता ना गिरता। तो आज हम इसी को जवाब ढूंढेंगे ना, इंटरेस्टिंग है ना, जानना तो चाहेंगे। ऐसा पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा होगा कि ऐसा होता भी है। तो एक काम करते हैं, ये वाला एग्जाम्पल तो नहीं, पर ये वाले एग्जाम्पल तो आपने डेली लाइफ में बहुत देखे हैं, पर आपको ये नहीं पता होगा कि इसे कैपिलरिटी बोलते हैं। ये वाला तो लैब में ही मिलेगा, क्योंकि मरकरी ट्रेंड थोड़ी, मरकरी हमें सराउंडिंग में थोड़ी नहीं मिलता इजीली। चलिए इसको बताता हूं, आप भी कहोगे अच्छा हाँ यार होता तो था। आप जब लैंप जलाते हो, पुराने जमाने में तो लैंप कैसे बनाते थे, एक बोतल ली, ये बोतल ली, इसमें मिट्टी का तेल डाला, बत्ती डाली, ढक्कन में थोड़ा सा निकाला, जला दिया। कितने लोगों ने ये लैंप नहीं देखी, ऐसी लैंप नहीं देखी कि सिंपली लैंप की जुगाड़ है ना, एक मतलब ढक्कन थोड़ा लोहे का होना चाहिए, ये तो प्लास्टिक का है ना, बाकी मिट्टी का तेल डालो, बत्ती डालो छेद करके। पुराने जमाने में तो ऐसी होती थी। चलिए तो अब आप बताइए, मिट्टी का तेल तो अंदर है, ऊपर कैसे चढ़ जाता है उसमें, तभी अच्छा उसमें ऊपर चढ़ रहा होगा तभी तो फ्यूल ऊपर मिल रहा है, तभी तो वो कंटिन्यूसली जल रही है। मिट्टी का तेल धीमे धीमे नीचे होता चलता है, लेकिन जो बत्ती है, विक, कॉटन विक, उसके थ्रू तो लिक्विड ऊपर अपने आप पहुंच रहा है। आपने तो कोई पंप नहीं लगाई, बताना, आपने तो कोई पंप नहीं लगाई ना कि पंप के थ्रू उसमें लिक्विड मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ेगा। चलो ये लैंप देखी हो या नहीं देखी हो, आई डोंट नो, लेकिन आपने ये तो देखा होगा ना, दीपावली पे दीपक जलाते हैं, तेल डालते हैं, बत्ती बनाते हैं, तो यार वो तेल बत्ती में ऊपर चढ़ता है अगेंस्ट ग्रेविटी, चढ़ता है कि नहीं। उसका रीजन सिंपल है, वो जो कॉटन विक होती है ना, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत महीन बहुत बारीक पोर्स होते हैं, वो कैपिलरी ट्यूब का काम कर जाते हैं। और क्योंकि कैपिलरी ट्यूब में बता रहा हूं, आपको यकीन करना पड़ेगा, जहां कैपिलरी मिल गई, जहां कैपिलरी मिल गई और जहां एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम मिल गया, लिक्विड अपने आप ऊपर चढ़ जाता है, चढ़ जाता है। इसका रीजन अभी थोड़ी देर में आपके सामने होगा, टेंशन मतलब थोड़ी देर में आपके सामने होगा। पहला एग्जांपल, दीपक, मिट्टी का तेल या तेल का उस कॉटन विक में ऊपर चढ़ जाना। दूसरा, एक एक्सपेरिमेंट घर पे करना, और आज ही करना, अभी करना। तौलिया लेना, उसको तौलिया को रस्सी से यूं टांग देना, रस्सी से, हैंगर से यूं, ये रही तौलिया, ऐसे करके ये टांग देना, वो होते हैं हैंगर। इसको आधा पार्ट टब में डाल देना, इतना टब में, बस इतना कर देना। सुबह उठ के देखना पूरी, हाँ तो देखिए मैं तौलिया वाला एग्जांपल बता रहा था, मीटिंग चली गई, दोबारा देखते हैं। तो तौलिया को घर पे करके देखना, उसका थोड़ा सा पार्ट टब में डिप हो जाए, पानी भी ठीक ठाक हो, ठीक है, कैसा ना ऊपर चढ़ती पानी खत्म हो गया नीचे, ठीक है। तो आप सुबह उठ के देखना पूरी टॉवल गीली मिलेगी, फिर तो मानोगे ना कि अगेंस्ट ग्रेविटी बिना पंप के पानी ऊपर चढ़ रहा है ना।
एक्चुअली वही रीजन, तौलिया में छोटी छोटी कैपलरी होती है, छोटी छोटी कैपलरी होती है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन कैपलरी, उन पोर्स में से चढ़ चढ़ के कैपलरी उन्हें मिल गई, ऊपर चढ़ जाता है पानी। तीसरा एग्जाम्पल, पेड़ पौधों में आप पानी, मान लो आपको लगता है यार पत्ते इसके सूखते जा रहे हैं और आप केयरिंग हो थोड़ा, तो आप पत्तों में पानी डालते हो, जड़ में पानी डालते हो? जड़ में ही डालते हो ना पानी, जड़ बॉटम, वो उसमें क्या बोलते हैं, रूट्स में पानी डालते हो ना। आप रूट्स में डालिए, कैपिलरी एक्शन से अपने आप पेड़ ऊपर पहुंचा देते हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी अपने आप पहुंचा देते हैं। अब तो जड़ों में पानी डालिए, बस रूट्स में। तीसरा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल देता हूं, हमारे मथुरा में तो बहुत प्रॉब्लम है, सबके घर में होगी, जो पहली मंजिला मकान होता है, ग्राउंड फ्लोर, सबके नीचे सीलन आ रही है, नहीं आ रही? बोलो, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई घर है जिसके घर पे सीलन नहीं आ रही हो। अगर नया नया पेंट कराओ पहले सीलन पहुंच जाती है, ये पूरे मथुरा में प्रॉब्लम है ना। अब वो सीलन आई कैसे? मॉइस्चर, मॉइस्चर आई कैसे? सबके घर में है ये समस्या बेटा, ग्राउंड फ्लोर, जिसका मॉइस्चर एक्चुअली जमीन पर है, पर हमारे मकान में ईटें यूज होती है, ईट 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 के ऊपर ईट, ईट ईटों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कैपलरी का काम कर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जमीन का मॉइस्चर ऊपर कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ जाता है, ईटों में कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ जाता है पानी, तो फिर दीवारें तो सीलेंगी। आ गया समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा? यानी हमारे चारों तरफ कैपिलरी एक्शन था, पर हमें ये नाम नहीं पता था कि ये इसको कैपिलरी बोलते हैं। आज रीजन भी पता चलेगा। एक और लास्ट एग्जांपल देता हूं, लास्ट, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। ये बात किसान को भी नहीं पता होगी कि खेतों में जुताई क्यों करते हैं, फ्लफिंग क्यों करते हैं, उसका रीजन है। देखिए बेटा, मिट्टी में छोटी छोटी कैपिलरी बनी होती है ना। यदि वो जुताई नहीं करेगा तो क्या होगा, वो भी जो पानी डालेगा वो सब कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ जाएगा, और ऊपर यदि दिन में जो भयंकर धूप पड़ी रही होगी गर्मियों के समय, सपोज करो, सब पानी एवोपरेट हो जाएगा, तो बहुत जल्दी मॉइस्चर जमीन का खिंच जाएगा। जमीन का जो उसे अंदर मॉइस्चर चाहिए, क्योंकि बीज बोएगा ना, वहां पे बीज ऊपर नहीं होते, थोड़ा नीचे होते हैं ना, बीज जब बोएगा तो थोड़ा सा नीचे होते हैं, सारा मॉइस्चर ऊपर आ जाएगा, फिर वो एवोपरेट हो जाएगा। तो वो क्या करता है, खेतों में हल चलाते हैं, हल चलता है, उस हल चलाने से क्या होता है, जो कैपिलरी बनी होती है ना, वो फोड़ी जाती है, फूट जाती है, टूट जाती है, छोटी छोटी जो कैपिलरी बन रही होती है ना, फिर वहां पे बीज बो दिए जाते हैं, बस हो गया काम। इज इट ओके? तो कितनी सारी जगह कैपिलरी मैंने बताई। एक्चुअली ये वाला एग्जांपल बड़ा कॉमन है, ये लैब में मिल जाएगा देखने को। तो चलिए अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों ऊपर आया और कितना हाइट ऊपर आया, मतलब नॉर्मल लेवल से कितना हाइट आया, जमीन से नहीं, मतलब बॉटम से नहीं, नॉर्मल जब सारा लिक्विड इतनी लेवल पर है, ये एच हाइट कितना आया। तो चलिए जानते हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है एकेडमी में। बर्नौली थ्योरम के बाद यदि इस चैप्टर में सेकंड रेटिंग में यदि रखूंगा तो वो इस डेफिनेशन, ये इस टॉपिक की है सेकंड रेटिंग, सेकंड हाईएस्ट। पहला तो बर्नौली थ्योरम ही है, सेकंड ये, और थर्ड वो वाला रो जी एच, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सॉरी रो जी एच, प्रेशर डिफरेंस निकालना। चलिए इस डेरिवेशन को करते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, लेकिन क्योंकि मुझे फिजिक्स जो समझानी है ना, बहुत आसान फिजिक्स है, बहुत आसान। आपको लग रहा होगा पता नहीं कोई रॉकेट साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक है कैपिलरी राइज, कैसे राइज होता है। तो प्लीज इधर देखेंगे, ये रहा मेरे पास एक कंटेनर, और इसमें मैंने, और ये t इक्वल टू 0 की इंस्टेंट है, तो थोड़ा मैं कैपिलरी ट्यूब ना थोड़ी सी मोटी बना रहा हूं ताकि मैं इसमें अपनी फिजिक्स दिखा पाऊं, है ना। ये हमारे पास लिक्विड है, ये किस टाइप का लिक्विड है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसका, देखो ये थोड़ा और मैंने इसका ऐसे बना देता हूं थोड़ा, ये इसके अंदर ये लिक्विड है, ये ठीक है। अब देखिए, लेकिन ये t इक्वल टू 0 का है ना, मैंने तो आपसे कहा था ना विद इन 0.5 सेकंड ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये तो 0 सेकंड है, अभी 0.5 सेकंड हुए नहीं। अब देखिए, लिक्विड सिकुड़ने की कोशिश करेगा हर तरफ से, जिसका असर अब वो बाउंड्री पे भी दिखाएगा। ये रही एफ, ये रही एफ, ये एरो देखिए, थोड़ा बड़ा बनाऊं या इतना दिख रहा है, हो जाए, इससे कम हो जाना तो चाहिए। इसका नाम दे दिया मैंने एफ, मतलब इस एरो का नाम भी एफ है, इस एरो का नाम एफ है, और इसका नाम है एंगल ऑफ कांटेक्ट। आपको नहीं दिखे तो मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं, अभी बता देता, ये फिर मेरी मेहनत हो और आप थोड़ा बड़ा ही बना दो। चलो कोई नहीं, मतलब थोड़ा सा और मोटा बनाता हूं।
ये रही मेरी कैपिलरी ट्यूब। अब तो ठीक है। और ये है इसके अंदर लिक्विड। बाहर भी तो नौटंकी ऐसी हो रही होगी, ध्यान रखना, क्योंकि लिक्विड वही है ना और सर्फ सॉलिड भी वही कांटेक्ट में, तो केवल यही नहीं बाहर भी यही नौटंकी हो रही होगी। पर हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड है उसे सिस्टम मानेंगे। ठीक, चलिए अब देखिए लिक्विड, यहां पर सरफेस टेंशन फोर्स एक्टिव होगी, है ना, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स। मैंने उस दिन गुब्बारे को इसी पर्पज से दिखाई थी कि जब सरफेस तिरछा हो जाएगा सरफेस टेंशन फोर्स उसके टेंजेंशियली होती है। अब इस एफ को आप क्या बोलोगे? ठीक है, एक मिनट, इस एफ को बोलोगे फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स on solid wall, on solid wall due to liquid। समझिए, एक एक करके आराम आराम से पढ़ेंगे, जो चीज आराम से। आपको ध्यान है जब हमने ये फिल्म बनाई थी यहां पर सोप फिल्म, सॉरी, और इस पे धागा रख दिया था ऐसे, तो फोर्स इस सॉलिड बाउंड्री पे भी लग रही थी, पर वो तो बस चल नहीं पाया था बेटा, लेकिन इस पर बस चल गया था और इस धागे को खींच के, और जैसी फिल्म फोड़ी थी वो सर्कुलर बन गया था। याद आ रहा है ना? वही वाले एरो हैं ये, वही वाले एरो हैं जो सॉलिड पे लग रहे हैं। जैसे ये वाले एरो धागे पे लग रहे थे, ये वाला फोर्स धागे पे लग रहा था, ये वाला फोर्स सॉलिड वॉल पे लग रहा था, ये सॉलिड वॉल पे लग रहा है। ठीक है, इस फोर्स की कैलकुलेशन यदि हम करें, अब यहां पर थोड़ा सा 3D सोचना है हमको। 3D क्या बताना, ये थोड़ा सा यहां मैं मात खा जाता हूं कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है। अभी पैसे आएंगे, बड़ा बैच बनेगा स्मार्ट बोर्ड में और 3D दिखाऊंगा आपको। यहाँ थोड़ा 3D ये फील करना है। ये ट्यूब, तो क्या लिक्विड ने, क्योंकि क्या सॉलिड वॉल ये रही, सॉलिड वॉल ये रही, क्या लिक्विड ने वॉल को सिर्फ दो ही जगह टच कर रखा है? ये बताइए मुझे, क्या लिक्विड ने सॉलिड को सिर्फ दो ही जगह टच कर रखा है? ये पहले दिमाग में डालिए, कितनी जगह टच कर रखा है फिर हर्ष? ये चीज फील करिए पहले। ये नहीं सॉलिड वॉल, कांच की ट्यूब जो भी, और ये लिक्विड है। मैं बना रहा हूं 2 डायमेंशनल फिगर। वेरी गुड छाया, वेरी गुड हर्ष। आपको इसे 3D में इमेजिन करना है। एक्चुअली पूरी जगह टच कर रखा होगा, ऐसे टच होगा। ये थोड़ा सा हम यहां कमजोर रह जाता हूं मैं, ये 3D एनिमेशन और ये दिखाने में। ऐसे टच, यानी इन पॉइंटों पर भी यही टच हो रहा होगा, यही। अब इसको ऐसे समझिए कि माना एक ट्यूब है, उसमें मैंने कटोरी डाली और इसके नीचे गुथा हुआ आटा है ना, डो है नहीं ये। अब मैं कटोरी अंदर डाल के उस कटोरी को निकाल लूं तो ऐसी शेप बनेगी या नहीं बनेगी? कटोरी डाल के थोड़ा प्रेस करके और निकाल लूं, कटोरी को थोड़ा प्रेस करके, तो लिक्विड सॉलिड के साथ सिर्फ इन दो जगह टच में नहीं है, पूरी सरकमफ्रेंस पे टच में है, पूरी सरकमफ्रेंस पे टच में है, इन पॉइंट यहां हर जगह टच में। ये चीज दिमाग में पहले फील लेके आइए, आ रहा है या नहीं आ रहा फील? मतलब ये एरो सिर्फ इस जगह नहीं लग रहे, कटोरी को घुमाइए हर जगह लग रहा होगा। मुझे कटोरी भी लेके आनी चाहिए थी, कोई नहीं, लेकिन ऐसी समझिए, इतना भी कोई वो नहीं है। आप ये फील करिए कि ये हर पॉइंट पे। तो अब बताइए, इस फोर्स को हम टीएल वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, और एल रखेंगे 2 पाई आर। यदि ये रेडियस आर है तो 2 पाई आर सरफेस टेंशन फोर्स। ध्यान करो, ऐसे ही कैलकुलेट करते थे, करते हैं नहीं करते? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, प्रोपोर्शनली साइन हटाया टी, जितनी लेंथ पे चाहिए उतनी लेंथ का टोटल। तो ये एग्रीगेट फोर्स टी 2 पाई आर आ गई, ये टोटल फोर्स आ गई। एरो में कितने भी दिखाऊं, लेकिन टोटल फोर्स, ध्यान है नहीं ध्यान, एरो में कितने भी दिखाऊं लेकिन टोटल फोर्स की वैल्यू टी 2 पाई आर है। उस पूरी बाउंड्री पे इतनी कलेक्टिवली फोर्स इतनी है, ध्यान रखना, ये पूरी कलेक्टिवली फोर्स है, पूरी लेंथ पर, उस पूरी 2 पाई आर लेंथ पर मिला के इतनी फोर्स है। अब आते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ वो ये कहता है, यदि लिक्विड ने सॉलिड पर इधर फोर्स लगाया है तो सॉलिड लिक्विड पर उसके जस्ट अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, जिसे मैंने आर के नाम से रिप्रेजेंट कर दिया, आर।
आर। ध्यान रखना एक्शन रिएक्शन फोर्स है ये, एक्शन रिएक्शन। तो अब बताइए ये आर क्या चीज हो गई, एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो आर का मैग्नीट्यूड होगा तो एफ के बराबर ही, मैग्नीट्यूड तो बराबर होते हैं। यदि मैं आर वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर लिखूं तो ये गलत होगा, हाँ अब ये ठीक है, ये आर एफ के इक्वल एंड अपोजिट होगा, इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड तो बराबर होगा, तो यानी इस आर का मैग्नीट्यूड भी वही होगा जो एफ का होगा। लेकिन बताना, जैसे आप एफ ए भी पढ़ते हो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो इसका उल्टा फोर्स एफ बी होगा ना, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। तो इस आर को पढ़ोगे कैसे, इस आर को नाम कैसे दोगे, एक मिनट, इस आर का नाम कहां से दोगे, देखिए इस आर को नाम दोगे, इसका उल्टा कर दीजिए, फोर्स ऑन डैश ड्यू टू डैश, पहले डैश को भरिए। बताइए ये क्या है, ऊपर से हिंट लीजिए, ये हिंट लीजिए, इसका जस्ट एक्शन रिएक्शन फोर्स है, तो ये क्या चीज है, फोर्स ऑन, बोलो यहां क्या आएगा, फोर्स ऑन, यहां क्या आएगा, ड्यू टू, जी हाँ, फोर्स ऑन लिक्विड बाउंड्री, लिक्विड बाउंड्री या लिक्विड भी बोल सकते हैं, ड्यू टू सॉलिड वॉल, क्योंकि ये लिक्विड पूरी, यहां तो केवल दो ही जगह दिख रही है, लेकिन अपनी थोड़ा सा IQ बढ़ाइए, इन सभी पॉइंटों पे लग रही होगी फोर्स, और इन सभी का टोटल ये है। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये आर क्या चीज है, फोर्स ऑन लिक्विड बाउंड्री ड्यू टू सॉलिड वॉल, है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। और यदि ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट थीटा, ये थीटा हो गया। ये समझ में आया यहां तक, मैं बहुत आराम से चल रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये समझ में आया या नहीं आया, बोलना भी सीखिए तब फिजिक्स सीखने में आती है। ये सरफेस टेंशन फोर्स थी, जो लिक्विड सिकुड़ना चाहता था उसके चक्कर में सॉलिड पे लग गई, तो न्यूटन थर्ड लॉ, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो यदि लिक्विड ऐसे लगा रहा है तो सॉलिड लिक्विड पे ऐसे लगाएगा। अब सुनिए, मैंने यदि लिक्विड को सिस्टम माना है, लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब सिस्टम, लिक्विड पूरा नहीं, ये वाला नहीं, केवल ये वाला, तो आप ध्यान करो, थोड़ा फ्लैशबैक में आओ, कुछ नई चीजें नहीं बता रहा हूं, कुछ भी नया नहीं, हम जिसको सिस्टम मानते हैं, बताना, मैं कोई फिगर लेता हूं, है ना, जैसे ये पत्थर को, ये पत्थर है ना, मैं इसको धक्का दे रहा हूं और इसको धक्का आ रहा है ना, एक भसड़ देता हूं, इसका नाम ए है, इसका नाम बी, ठीक है। ये है फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसका नाम है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। यदि मैं पत्थर को धक्का दूंगा, जैसे दीवार को धक्का दे रहा हूं, तो दीवार मुझे पीछे धक्का दे रही है, मैं खिसक रहा हूं, सिंपल। तो बताना, यदि मैं इसको सिस्टम मानूं तो मुझे इनमें से कौन सा वाला एरो दिखाना चाहिए। मान लो मैं पत्थर को सिस्टम मानता हूं, तो मुझे कौन सा फोर्स दिखाना चाहिए। ध्यान करो उन दिनों को, फ्री बॉडी डायग्राम याद करो कि मैंने कहा मैं पत्थर को सिस्टम मानना हूं, तो मुझे एफ ए बी या एफ बी ए कौन सी फोर्स दिखानी चाहिए, हर्ष बताएगा। बताइए, टेकिंग दिस पत्थर एज ए सिस्टम, भूल गए सब, अरे फ्री बॉडी डायग्राम ये सब नहीं पढ़ते थे, विधि गलत। जब मैं बी को सिस्टम मान रहा हूं, जब मैं बी को सिस्टम मान रहा हूं, छाया गलत, बी को सिस्टम मान रहा हूं, तो मुझे इस बात से मतलब होना चाहिए कि बी पर फोर्स कौन कौन सी लग रही है, बी पर कौन सी फोर्स लग रही है, मुझे इस बात से मतलब होना चाहिए। जी हाँ, उनका ठीक। यदि मैं इस फिगर को यहां लेके आऊंगा तो मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो मुझे इस बात से मतलब है कि यदि सिस्टम ये, तो सिस्टम पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। जिन्होंने इसका जवाब दिया वो शायद मैकेनिक्स में मेरे साथ नहीं थे। ये तो ए पे लग रही है ना फोर्स, ए पर लग रही है, तो यदि ए को सिस्टम मानता तो मैं ये वाली फोर्स दिखाता। तो अब मुझे बताइए, यदि ये फोर्स, एक्शन रिएक्शन कभी एक ही बॉडी में नहीं लगते, ये भी एक बॉडी में नहीं लग रहे एक्शन रिएक्शन, याद करो। तो अब यदि मैंने बोला कि लिक्विड इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, जो अंदर है उसको सिस्टम मानू, सिस्टम मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो मुझे ये नीले वाली एरो दिखानी चाहिए, लाल वाले एरो दिखानी चाहिए, मतलब आर दिखाना चाहिए या एफ दिखाना चाहिए मुझे, बताओ आप। यदि सिस्टम लिक्विड है तो, स्वानी वेरी गुड, सिस्टम यदि लिक्विड है तो कौन सा फोर्स दिखाना चाहिए। छाया बहुत गड़बड़ हो रही है, गड़बड़, छाया गलत हो आप, विधि ठीक हो, हर्ष गलत हो गया यार, उत्तरी यार, हर्ष ने गलत, कुलदीप तुक्का मार रहे हैं बेटा, तुक्का,
यदि मेरा सिस्टम लिक्विड है, सिर्फ तुक्का है, तो मेरा काम कभी कभी लगता है मुझे वो रिवार्ड नहीं मिलता आप लोगों से जिसका मैं हकदार हूं। हाँ सीरियसली, जिसका मैं हकदार हूं मुझे वो कभी कभी लगता है वो रिवार्ड नहीं मिलता। मैंने अभी इतना ये तक समझा दिया, यदि मेरा सिस्टम बी है तो मैं वो फोर्स उठाऊंगा जो बी पे लग रही है। मेरा सिस्टम यदि लिक्विड है तो मैं वो फोर्स उठाऊंगा जो लिक्विड पर लग रही है। एक बार पढ़िए, लिक्विड पर ये लग रही है आर, फोर्स ऑन लिक्विड, लिक्विड पर आर लग रही है, और ये है सरफेस टेंशन फोर्स ऑन सॉलिड पर एफ लग रही है। तो अब यदि सिस्टम लिक्विड है तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, थोड़ी देर के लिए आप एफ से अपना दिमाग हटा लीजिए, एफ से दिमाग हटा लीजिए बस। यदि सिस्टम अंदर लिक्विड है, यदि लिक्विड ही सिस्टम मान लिया गया है तो लिक्विड पर आर लग रही है ना कि एफ। एक बार हर्ष और जो पुराने बच्चे हैं जो भी है, समझ में आया? जिन्होंने गलत आंसर दिया, जिन्होंने भी गलत आंसर दिया उनको समझ में आया या नहीं आया कि लिक्विड यदि सिस्टम डिक्लेयर किया है हमने, हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड मान रहे हैं, तो लिक्विड पर तो आर लग रही है ना। ठीक, अब इस आर के दो कंपोनेंट तोड़ते हैं। याद करो, कंपोनेंट तोड़ना आता है ना। यदि कोई चीज आर हो तो थीटा के साथ जो कंपोनेंट होता है वो कॉस होता है, आर कॉस थीटा, और दूसरा वाला आर साइन थीटा होता है। तो अब मैं इस आर के दो कंपोनेंट तोड़ रहा हूं, तो ये कंपोनेंट क्या होगा, क्योंकि ये थीटा के साथ है, आर कॉस थीटा, और ये वाला होगा आर साइन थीटा। ठीक है, आर के दो कंपोनेंट तोड़ दिए। याद करो, जब आड़ी टेढ़ी तिरछी फोर्स होती थी तो हम कंपोनेंट को सारा बनाते थे। ऐसे इस आर के दो कंपोनेंट तोड़ते, ये वाला कंपोनेंट होगा आर कॉस थीटा, इसका ये कंपोनेंट, और इसका ये कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा। अब गौर से देखो, आर साइन थीटा पेयर में कट जाएंगे, क्योंकि जितना ये है उतना ये है, पेयर में कट जाएंगे, है ना। देखो देखो देखो, मेरे पास कटोरी तो नहीं है, लेकिन इस ढक्कन को हुई कटोरी बना लेते हैं। ये आर साइन थीटा यहां, आर साइन थीटा यहां, लेकिन बेटा आर साइन थीटा इधर भी होगा तो इधर भी होगा। कटोरी को देखिए बेटा, आर साइन थीटा इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा, पेयर में कैंसिल हो जाएंगे, ये तो दिख गया। जो कैंसिल नहीं हुए वो कौन से रह गए, आर कॉस थीटा, लिक्विड पर जो फोर्स है अपवर्ड फोर्स, ये कैंसिल नहीं हुई। अब जब कैंसिल नहीं हुई तो उठाएगी नहीं उठाएगी। यानी मैं एक बार इस कटोरी का एक बार फिगर और ऊपर बनाता हूं। ये जो नीचे कटोरी बनाई है मैंने, ये लिक्विड, ये ऐसे, और ये ऐसे। तो आर कॉस थीटा थोड़ा सा फील करना, केवल इन दो पॉइंटों पर नहीं है, यहां पर भी लग रहा होगा, यहां पर भी लग रहा होगा, यहां पर भी लग रहा होगा, यहां, इन सबका कलेक्टिव टोटल आर कॉस थीटा है। ऐसे समझ, मतलब आर कॉस थीटा दिखा रहा हूं, लेकिन उसका टोटल आर कॉस थीटा, ऐसे समझ लीजिए। उसके एरो फैल गए हैं बस ये, यानी ये जो ढक्कन है हर जगह आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा लग रहा होगा, और लिक्विड को जब ऊपर लग रहा है तो उठाएगा लिक्विड को। अब नेक्स्ट फिगर, एक फिगर और बना देता हूं, वैसे मैं बनाने को तो इसमें ही बना देता, थोड़ी देर के बाद, वही 0.5 सेकंड के बाद क्या होगा। तो पहले तो ये समझ में आया कि लिक्विड को ऊपर उठाने के लिए एक फोर्स मौजूद है इसमें, ये समझ में आया कि कौन है जो लिक्विड को ऊपर उठा लेता है। हमने तो कोई पंप नहीं लगाई, ये आर कॉस थीटा कंपोनेंट है जो ऊपर उठा देता है, इससे उठ जाता है लिक्विड। सिस्टम कौन, लिक्विड, लिक्विड पर अपवर्ड फोर्स है आर कॉस थीटा, कलेक्टिव टोटल आर कॉस थीटा, उसे एरो कितने भी दिखा दीजिए, क्योंकि ये जो एफ है, ध्यान करना, वो कलेक्टिव टोटल को हम एफ बोल देते हैं ना। याद करो, जो लाइन है, एक मिनट एक चीज दिखाता हूं, जैसे लिक्विड सरफेस है, एक इमेजिनरी लाइन मानो, तो एरो हम कितने भी दिखाएं, इस टोटल फोर्स की वैल्यू टीएल होती थी। ये जो एफ है वो एक एरो की वैल्यू नहीं है, ये एफ इन सभी एरो की कलेक्टिव टोटल है। यदि ये 50 न्यूटन निकल रहा है तो ये 50 न्यूटन इस लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है। तो एरो में कितने भी दिखाओ, लेकिन कलेक्टिव टोटल ये आर कॉस थीटा है। अब सुनिए, अब ये ऊपर आएगा, ये ऐसे ऊपर आ गया एक स्टेप, लेकिन ऊपर आने के चक्कर में कुछ लिक्विड भी तो ऊपर आ गया, कुछ लिक्विड भी तो ऊपर आ गया। तो जब वो लिक्विड ऊपर आ गया तो इसका मतलब एक डाउनवर्ड फोर्स भी जनरेट होने लगी, mg।
अब केवल आर कॉस थीटा नहीं है, आर कॉस थीटा ही नहीं है। ठीक है, अब एक एमजी भी जनरेट होने लगी। सुनिए, अब इसके और इसके बीच में, जैसे मैंने कहा ये 0वें सेकंड का फिगर है, ये 0.5 सेकंड का फिगर है, तो उस 0.5 में और क्या हुआ होगा? जैसे 0.1 सेकंड में ये ऊपर उठा, लिक्विड भी आ गया, लेकिन अभी आर कॉस थीटा ताकतवर रही होगी एमजी से, और ऊपर उठ गया, एमजी और बढ़ गया, लेकिन अभी एमजी कमजोर है, आर कॉस थीटा ताकतवर था, ऊपर ले गया। एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसमें इतना लिक्विड हो जाएगा, एमजी इतना भारी हो जाएगा कि आर कॉस थीटा कैन नॉट इंक्रीज फर्दर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? एक स्टेज कभी तो आएगी ना, ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है, ये वो स्टेज है जिसमें क्या कहते हैं, अब ये ऊपर नहीं उठ पाएगा। जब आर कॉस थीटा को किसने बैलेंस कर दिया? किसने बैलेंस कर दिया आर कॉस थीटा को? कैपिलरी ट्यूब के अंदर मौजूद वेट ने। तो ये माना हमने एच हाइट उठा दिया। देखो कुछ लोग हाइट को यहां तक मानते हैं, एच हाइट यहां तक, कुछ ऊपर तक मानते हैं, चाहे वो कोई यहां तक माने ऊपर तक माने, इतना ऐसा तो नेग्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि कितना पानी होगा इनसाइड में, इतनी छोटी सी तो ट्यूब है ना। चलिए वो तो नेग्लेक्ट होने ही होना है, मैं इग्नोर करके चल रहे हैं। तो माना ये एच हाइट तक उठ गया, पहले ये फिगर समझ में आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूं, इसके और इसके बीच में और भी फिगर समझिए जो बीच में रहे होंगे। उस समय आर कॉस थीटा ताकतवर रहा होगा और एमजी को उठा ले जा रहे हैं, आर कॉस थीटा ताकतवर रहा, एमजी को उठा लिया उसने। लेकिन एक स्टेज ऐसी कि जब ये एमजी इतना हो गया कि वो नहीं उठा पा रहा। अब आपको बताता हूं कि जब हम एक बड़ी ट्यूब लेते हैं, बड़ी रेडियस की ट्यूब लेते हैं, माना ये है कैपिलरी ट्यूब, किसी कंटेनर में रखी है, तो बेटा आर कॉस थीटा इतना ताकतवर नहीं होता कि इतना सारा पानी उठा सके। समझिए एक और चीज, ये रहा बड़ी सी ट्यूब, इसे वास्तविकता में बड़ी ट्यूब मानिए, बहुत बड़ी डायमीटर की ट्यूब। आर कॉस थीटा यहां पर भी होगा, लेकिन इस आर कॉस थीटा में इतनी ताकत नहीं है, क्योंकि उसे इतना सा भी एमजी उठाने के लिए बहुत सारा वजन उठाना पड़ेगा कि नहीं। जैसे मैं हूं 40 किलो 50 किलो यूं उठा लूंगा, लेकिन जब जमीन पे 80 किलो होगा तो मैं सिर्फ ताकत लगा सकता हूं, 100 किलो होगा, लेकिन उठ तो नहीं रहा मुझसे वो। यदि 100 किलो वजन नीचे पड़ा हुआ है तो मुझसे उठ तो है ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा वो मुझसे। ओके है, बोलो ओके और नॉट ओके। तो इसलिए बड़ी ट्यूबों में आर कॉस थीटा होने के बावजूद भी वो नहीं उठता। ठीक है, और जैसे जैसे, ठीक है अभी समझ जाओगे। और अब देखिए, अब तो कुछ बचा ही नहीं है बताना। इन इक्विलिब्रियम स्टेज, यदि यही इक्विलिब्रियम स्टेज है तो टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स के नाम पर आर कॉस थीटा है और डाउनवर्ड फोर्स पर एमजी है। आर की वैल्यू हमें पता है, एफ के बराबर है। आर तो नहीं निकाल सकते, लेकिन एफ तो निकाल सकते हैं, और एफ की वैल्यू है T2 पाई आर। आर की वैल्यू एफ के बराबर और एफ की वैल्यू T2 पाई आर के बराबर। तो आर की जगह T2 पाई आर रख दिया, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा रख दिया। और इस चैप्टर में जब भी हमें एम की जरूरत पड़ी, हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम को ही यूज किया है। एम की जगह मैंने एम की जगह क्या लिख दिया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच रखिए, पाई आर स्क्वायर एच रखिए, खत्म। इसको सिलेंडर ही एज्यूम करिए, ठीक है, सिलेंडर। ठीक है, कुछ बुक्स में क्या दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, देखिए जो लोग यहां तक हाइट मानते हैं, यहां तक, तो वो थोड़ी सी स्टाइल क्या मारते हैं कि वॉल्यूम जो होगा वो पाई आर स्क्वायर एच। नहीं, यहां तक हाइट पहले इसको मानते हैं, इसको। जो लोग यहां तक हाइट मानते हैं, है ना, तो वो क्या करेंगे कि पाई आर स्क्वायर एच यहां से लेके यहां तक, उसमें से ये जो हेमीस्फीयर है उसको घटा दीजिए, 2/3 पाई आर क्यूब। वो ये स्टाइल मारते हैं और कुछ नहीं। फाइनली नेग्लेक्ट करना ही उनको। हमेशा आपके पास बुकिश नोट, देखो जब आप बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की ओर बढ़ना चाहते हो तो ये सब चीजें ठीक लगती हैं। समझ गए नहीं समझ गए कि यहां से लेके यहां तक तो सिलेंडर बन रहा है पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इतने में तो नहीं है ना पानी, तो 2/3 पाई आर क्यूब घटा दो। और एक और चीज, इसमें ये एज्यूम किया गया है कि ये हेमीस्फीयर ही बनेगा। ये कुछ कोई जरूरी नहीं है हेमीस्फीयर बने। क्यों? सुनना, शेप ऐसे भी तो बन सकती है, शेप ऐसी भी तो बन सकती है, कैसी भी बन सकती है, लेकिन वो एज्यूम कर लिया हेमीस्फीयर। तो अब चलो हम उनकी बात भी सुने, उनकी बात भी सुन लेते हैं। चलिए
तो बताना पाई आर स्क्वायर कॉमन आएगा, इसमें बचेगा h, यहां बचेगा 2/3r। अब वो क्या करते हैं बताना, h, इस h के सामने 2r/3 नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नहीं होगी नेगलेक्ट? r कैपिलरी ट्यूब है ये, जिसकी रेडियस सोचो कितनी है, फिगर तो हमने जूम कर लिया है, रेडियस तो बहुत बारीक सी ना, ऊपर से रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 का डिवाइड कर रहे हो, तो इस h के सामने ये नेगलेक्ट हो जाता है। जब नेगलेक्ट हो जाता है तो बचता है तो पाई आर स्क्वायर एच ही ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो मैंने डायरेक्ट रख दिया। कुछ लोग नीचे से हाइट मानते हैं, वो और एक जबरदस्ती की कलेश करते हैं कि यहां से यहां तक तो परफेक्ट पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब एक काम करो, उसमें ये सिलेंडर भी जोड़ो, है ना, और उसमें ये वाला हेमिस्फीयर हटा दो, चूल्हे में जाने दो। इन शॉर्ट आप गलत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे इस बात पे भी। ओके हो या नहीं ओके हो? पहले ये बताओ इस चीज से ओके हो या नहीं हो, कि ये तो आर की जगह, ये तो समझ में आ गया होगा, ये एम की कैलकुलेशन में जो वॉल्यूम का खेल है वो समझ में आ गया, खत्म। जो कट रहा है उसे काट दो, जो पिट रहा है उसे पीट दो। T2 पाई आर कॉस थीटा, देखो पाई कटेगा, एक आर कटेगा, बस। तो आपकी जो एच आएगी, एच, क्योंकि इसी का तो फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हैं, एच वो आएगा 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। ये है बेटा, इसको एसेंट फॉर्मूला बोलते हैं, चढ़ने वाला फॉर्मूला, एसेंट फॉर्मूला, चढ़ने वाला, कैपिलरी राइज फॉर्मूला। तो हमने इसमें यह सीखा कि लिक्विड क्यों चढ़ता है, क्यों चढ़ता है लिक्विड और कितना चढ़ता है। आइए एक चीज और, अच्छा लगेगा आपको, इस एच के फॉर्मूले को गौर से देखो, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी का मतलब सरफेस टेंशन। तो सुनिए बेटा, फील कराता हूं एक एक लाइन। ये वाली फोर्स जो मैंने थोड़ी देर के लिए मिटा दी थी, यदि किसी में सरफेस टेंशन ज्यादा है तो एफ ज्यादा होगा, एफ ज्यादा होगा तो जैसी करनी वैसी भरनी ज्यादा होगी, तो ये भाई साहब आर भी ज्यादा होंगे, ये वाले भी ये ज्यादा होंगे, तो आर कॉस थीटा कंपोनेंट ज्यादा होगा, तो लिक्विड और ऊपर उठेगा। मतलब सब कुछ मैथमेटिक्स में दिखेगा, लेकिन फील भी करिए ऐसा क्या हुआ। जब टी ज्यादा होगा तो ये एफ ज्यादा होगा, ये एफ ज्यादा होगा तो जैसी भरनी भी करनी और भरनी ज्यादा होगी, तो फिर ये भाई साहब भी तो बढ़ जाएंगे, ये भी तो बढ़ जाएंगे। ठीक है। दूसरा, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। आर का मतलब ध्यान करो, मैंने एक फिगर बताया था आपको जब मैं आज कैपिलरिटी पढ़ा रहा था, कि यदि मैं ये वाली ट्यूब डालता हूं पतली तो लिक्विड यहां तक चलेगा, लेकिन यदि थोड़ी सी मोटी ट्यूब डालता हूं तो लिक्विड इसमें थोड़ा कम चढ़ेगा। बताया था नहीं बताया था? मैंने अभी बताया था। कुछ लोग इसे फील, तो वो तो यहां भी दिख रहा है कि जिसकी रेडियस कम होगी ज्यादा हाइट चढ़ेगा, लेकिन उसका इंटरनली रीजन ये कि यार उस आर कॉस थीटा को एमजी उठाना पड़ रहा है, और जहां आर कॉस थीटा और एमजी बराबर हो जाएंगे वहां रुकना पड़ेगा। यहां जल्दी आर कॉस थीटा एमजी के बराबर हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? यहां आर कॉस थीटा जल्दी ही एमजी के बराबर क्यों हो गया? क्योंकि वही पानी जल्दी यहां कम हाइट पर जनरेट हो गया, वही वेट यहां कम हाइट पर ही जनरेट हो जाता है। तीसरा, ये एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी भी है, ज्यादा डेंसिटी के लिक्विड कम उठेंगे, वही रीजन वेट है, क्योंकि आर कॉस थीटा को वजन को ही तो लड़ना है। जब डेंसिटी ज्यादा होगी तो कम हाइट पर ही काम हो जाएगा। एक और चीज, इस फॉर्मूले की एक और खूबी, पहली बात तो ये, दूसरी, यदि मैं थीटा 90 से बड़ा रख दूं, 90 से बड़ा रख दूं, याद है 90 से बड़ा ये वाले लिक्विड, ये वाले, इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से बड़ा था ना, ठीक है, 90 से बड़ा था इनका एंगल ऑफ कांटेक्ट, और जब थीटा 90 से बड़ा होगा तो हमारा कॉस थीटा नेगेटिव ही आएगा। थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि थीटा यदि 90 से बड़ा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है, यदि हम इसको, जो हमने इसके लिए डिजाइन किया है, इसके लिए डिजाइन किया है, यदि मैं ऐसे लिक्विड के लिए यूज करूं तो H नेगेटिव आएगा, और इसका मतलब समझे, नेगेटिव आई नीचे गिरेगा, यानी एक तीर से दो शिकार। केवल एसेंट फॉर्मूला ही नहीं, ये फॉर्मूला डिसेंट के लिए भी काम कर जाएगा, गिरने वाले लिक्विड के लिए। हालांकि मैं इसमें रीजन बताता हूं,
बताना ये है जैसी करनी एफ, ये तो है जैसी करनी, तो वैसी भरनी नीचे होगी ना एफ वो आर, इसमें जैसी करनी वैसी भरनी। अब आर के कंपोनेंट तोड़ोगे तो एक ये रहा एक ये रहा, ऐसी एक ये रहा एक ये रहा, समझ गए? इसमें आर कॉस थीटा कंपोनेंट नीचे जनरेट होता है, नीचे, वो लिक्विड को नीचे दबाते। आ गया नहीं? फील भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए, फील भी आना चाहिए, फॉर्मूला भी समझ में आना चाहिए, वो नीचे खींचेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने एक चीज और बताई थी, जो लिक्विड ऐसा एंगल बनाते हैं वो चढ़ते ही नहीं है, चढ़ते ही नहीं है वो लिक्विड, वो लिक्विड चढ़ते ही नहीं है जो ऐसा एंगल। लो इस फॉर्मूले में भी है, यदि मैं थीटा 90 रख दूं तो cos थीटा 0 हो गया, cos थीटा 0 हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन ही लुल हो गया। एच 0 का मतलब हम नहीं चढ़ रहे, ना गिर रहे, ना चढ़ रहे। तो कहने को ये असेंट फॉर्मूला है, पर ये फॉर्मूला डिसेंट फॉर्मूला हर सिचुएशन में आपको साथ देगा। ये था कैपिलरिटी एक्शन। आया समझ में? ले दे के एनसीईआरटी का एक सवाल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, खुद करना, खुद करना। बाकी जो थ्योरी थी, कॉन्सेप्ट थे, मैंने अपने बेस्ट एफर्ट डाले, आप भी अपने एफर्ट डालिएगा, ठीक है?